सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज रात 8 बजे तलब कर लिया गया है, क्या फैसला करने जा रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मेरे इल्म में नहीं है, आप लोग ज़्यादा बाखबर होते हैं, आपको पता होगा कि क्या फ़ैसला करने जा रही है। मगर यकीनन जो भी फ़ैसला होगा वो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए होगा, जमहूर के बेहतरी के लिए होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि बेहतर फैसले होंगे इंशाअल्लाह। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। क्या हुकूमत ने भांप लिया है कि कल क्या फैसला सुनाया जाएगा और उसी तनाजुर में वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया होगा? यकीनन ये चीज़ तो ज़रूर है कि जो कुछ आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसके तनाजुर में ही कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो 3 रुकनी बेंच थी ये एक गैर कानूनी बेंच बनाया था, क्योंकि फाजिल जज जनाब जो क्यों ने सीनियर तरीन जज हैं काजी फाइज साहब ने एक ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया है कि 184(3) के हवाले से कोई बेंच अपने कारकर्दगी और अपनी कार्रवाई नहीं कर सकती, उस सबको रोक दिया गया तावक्त के कोई नए रूल्स तरतीब और मुरतब ना कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ उस हवाले से भी बात होगी और उस हवाले से भी फैसले होंगे। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी ज़ेरे गौर है। वफाकी काबीना में रेफरेंस भेजने की मंजूरी तो नहीं दी जाएगी? यकीनन ऐसा भी हो सकता है। उसकी एक वजह है कि ये तो आपने मीडिया ने सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट किया और सबको पता है कि एक जज साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ाम है और एक नहीं 4 रेफरेंसेस उनके हवाले से। नहीं, वो तो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो जो दूसरे साहब हैं उनका भी सबके बारे में आया है कि उन्होंने जिस तरह से 63A को रिराइट किया, और फिर जो एक और साहब हैं उन्होंने जिस तरह से पनामा में केस में अपनी कारकर्दगी दिखाई, और जब भी जितने भी पॉलिटिकल केसेस होते हैं उनकी एक वादे बायसनेस और उनकी एक तरफा एक नहीं, लेकिन निहाल साहब, आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पे रेफरेंस का फैसला काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है आपके लिए? देखिए, काउंटर प्रोडक्टिव हमारे लिए नहीं सबके लिए होगा। हम ये समझते हैं कि ये इस तरह की बात नहीं, अगर हमारे लिए होगा तो दूसरों के भी लिए होगा। जो लोग मुल्क के निज़ाम को रोकना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी। आप आज ही देखें, इंडिया के एक फॉर्मर मरकंडे साहब हैं, जस्टिस मरकंडे, उन्होंने जो कुछ हमारे मुल्क के बारे में और हमारी अदालतों के बारे में लिखा है उसको पढ़ के मैं बहसियत वकील मेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। तो अगर मैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आई डोंट बाय हिज आर्गुमेंट। मार्कंडे साहब ने जो भी कहा है, उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तबले जंग बजाया था और साथ ही जजेस के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो वहां पर जो कुछ हुआ है वो भी हमारे सामने है। जी, वो भी हमारे सामने। जहाँ कहीं भी कोई गलत चीज़ होगी तो लोग तो उसके ऊपर एहतजाज करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, खा वो पाकिस्तान में हो खा हिंदुस्तान में हो। हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई एक फैसला कुन मुकाम पे आ जाता है तो फिर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को या रियासत को या हुकूमत को या सियासत को या पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से वो घुमाएं या चलाएं। नहीं, देखिए ना, आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो तकरीर की वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को टारगेट कर रहे थे, डायरेक्टली उनसे मुखातब हो रहे थे पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर। आज उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया है। यानी वक्त बड़ा क्रूशल है जिस वक्त ये अटैकिंग पोजीशन ले रहे हैं वजीर आजम साहब। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हुकूमत अब क्या करेगी? मतलब पहले कौन कार्रवाई करेगा? ये भी तो हो सकता है कि उमर अता बंदियाल साहब के अगर फैसले को तस्लीम नहीं किया जा सकता जैसे आप कह रहे हैं, तो तौहीन अदालत यानी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो जाए। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे पहले इस बेंच पे होगा, इसलिए होगा, हमारे खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रदर जजेस आप हमें जोड़ने के लिए आए। आप सबसे पहले अपने बेंच को जोड़ें, अपने हाउस को ठीक करें। आपके एक अक्सरियती ब्रदर जजेस जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इंदिया दे चुके हैं, उन्होंने आपके बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये ज़िद पे अगर एक काम कर रहे हैं तो हुकूमत ने तो हुकूमत चलाना, और कोई शहबाज साहब ने गलत बात नहीं की है। जब पहले उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि जेल से आते हैं और यहाँ पे तकरीरें करते हैं, मैं उस पर कहता हूँ अगर जेल जाने का शौक़ उनको भी है तो वो इस्तीफ़ा दें, सियासत करें। कल को अल्लाह ने चाहा तो वो भी चले जाएंगे और आके पार्लियामेंट में खिताब कर लें। मगर इस तरह से तानाजनी करना, गालियाँ देना पार्लियामेंटेरियन को, वो लोगों को जिन्होंने कानून बनाया और कानून ने फिर आपको ये पावर इम्पावर्ड किया है। तो सियासत हमारा करना काम है, बेंच का काम सियासत करना नहीं है। बेंच सियासत कर रही है। निहाल साहब, 3 रुकनी बेंच का जो भी फैसला आता है, जो कल सुबह सुना दिया जाएगा,
उसके बाद रिएक्शनरी मेजर क्या होगा? मतलब आज ये सुनने में आ रहा था और सारे टीवी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था गुज़श्ता 2 रोज़ से कि हुकूमत बायकॉट करेगी, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल भी गए, वफाकी वज़ीर कानून भी वहाँ पर मौजूद थे, हुकूमती ज़ुमा भी वहाँ पर थे, तो बायकॉट तो नहीं किया, प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे हैं। तो क्या ये भी कोई स्ट्रैटेजी थी? जी, ये भी एक स्ट्रेटजी थी ताकि हम मैक्सिमम तरीके से उनको एक्सपोज कर सकें। और मैं समझता हूँ सिर्फ एक इरफान कादिर साहब ने एक्सपोज कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। दुनिया को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से। और आज जब ऑर्डर रिजर्व किया तो मुझे ये अगर आप कहने की इजाज़त दें कि मादी में भी जिस तरह से कोई एक और शख्स कहीं से एक ऑर्डर लिख करके ले आते थे, नवाज शरीफ के केस में आपने देखा होगा, सबने आज ये तस्लीम किया कि ऑर्डर कहीं और लिखा गया था और वो सरीना होटल में आया था, और उसके बाद वहाँ से जब आया और उसको पढ़ के सुनाया जब वो बेंच ने, पैनामा बेंच ने। तो इसी तरह हो सकता है कि रिजर्व जब किया जाता है, हमारी आमतौर पर ये होता है, अगर हम शॉर्ट ऑर्डर भी करते हैं तो हम कहते हैं कि रिजर्व फॉर वांट, अलाउड और डिसअलाउड, एंड रिजर्व फॉर द वांट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन। बट अलाउड और डिसअलाउड हम सबसे पहले करते हैं। हम अगर बेल भी देते हैं हम कहते हैं ग्रांटेड इन सम ऑफिस फला एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन। तो यहाँ पे अपनी रीजंस टू रिकॉर्डेड, आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला सुनाती है लीगली तो बाइंडिंग होगा। देखिए, ये बेंच लीगल बेंच नहीं है, इस बेंच के ऊपर बाइंडिंग हो चुका है। यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और पास करके प्रेसिडेंट के पास अभी सामने रखा हुआ, वो दस्तखत करेंगे। और साथ ही साथ जो कादी फायद साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन की बेंच थी, उसने स्टे कर दिया इस बेंच के ऊपर कि 184(3) के तहत आप नहीं सुन सकते। तो ये कैसे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सारी मारूजात आपने बेंच के सामने रखी हैं, बेंच ने तस्लीम करने से इनकार किया है। अब आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? बतौर लीगल एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई फॉरम नहीं है। देखिए, हमने बेंच को तस्लीम करने से इनकार किया है। फरीक जब अगर पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड, लेकिन बेंच आपके इस आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहा ना, तो हम भी उनके बेंच को बाइंड नहीं कर रहे हैं ना। क्या लीगल रेमेडी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ जाएगा, वो आप पे बाइंडिंग होगा, आपके पास क्या ऑप्शन होगा? पार्लियामेंट अपनी एक बिल लेके आएगी, एक्ट लेके आ जाएगी, करारदाद लेके आएगी, ओवरथ्रो कर देगी। पार्लियामेंट सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है। अल्लाह के बाद अगर कोई सुप्रीम है तो वो पार्लियामेंट। तो कल को तो फिर कोई भी हुकूमत ओवरथ्रो कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, तो उसकी तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी इस तरह से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस काम के लिए बनाया गया वो ये है कि आम लोगों की जो मामलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, 8-8, 10-10, 20-20 साल से लोग पड़े हुए, उनकी सुनवाई नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।